नमस्कार दोस्तों। रशिया का मैप देखिए आप। इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा जाता है जिसके अंदर लगभग 11 टाइम जोन्स हैं। दो कॉन्टिनेंट को मिला के एक देश बना है, दैट इज यूरोप एंड एशिया। यूरोप से लेके पैसिफिक ओशन तक। जब रशिया के एक हिस्से मॉस्को में रात के 11 बज रहे होते हैं ना, रशिया के दूसरे कोने में दिन की शुरुआत होती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जमीन है, कितने लोग रहते होंगे यहां पे? रशिया का 80% आबादी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 20% के एरिया के अंदर रहता है। बचा हुआ जो 80% है ना, वो जो जमीन है वो प्रैक्टिकली खाली है। 80% आबादी इधर रहती है, 20% जमीन, 20% आबादी इधर रहती है। मतलब इतना एरिया पूरा खाली है। अब वो खाली हिस्सा जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत खुफिया चीज वहां पे छुपी हुई है। मतलब 20% फ्रेश वाटर, रशिया का 70% तेल, नेचुरल गैस, गोल्ड, डायमंड्स, यूरेनियम, सब इस खाली हिस्से में है। रशिया का पावर जो है ना, उसके लोगों में नहीं छुपा रहता है। रशिया का पावर उसकी खाली जमीन में है। और आज के इस वीडियो की पूरी कहानी ही ये कि रशिया का सीक्रेट पावर एक्चुअल में है कहां पे। और आज हम रशिया को ना कोई भी न्यूज के नजरिए से, या यूक्रेन वॉर हो गया, या कोई सैंक्शंस, या व्लादिमीर पुतिन साहब के नजरिए से, इन सब से नहीं देखेंगे। आज हम रशिया को एक जियोग्राफिक एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रशिया की जो जियोग्राफी होती है ना, तीन चीज एक साथ एक्सप्लेन करती है। रशिया इतना पावरफुल क्यों है, रशिया इतना वल्नरेबल क्यों है, एंड रशिया हमेशा वार्म वाटर के लिए क्यों डेस्परेट रहता है। और इन तीन सवालों के जवाब इंडिया के लिए भी डायरेक्टली रेलेवेंट होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि रशिया जो है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। और जो हिस्सा खाली है वो खाली क्यों है? डेकेड्स की कोशिशों के बाद भी इस एरिया को खाली आज भी रहना है। क्योंकि ये चीज आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको रशिया को समझना पड़ेगा। अब मैप में ही आप ये एक चीज देखिए, उरल माउंटेन्स, रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन्स। अब ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये रशिया को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में काट देते हैं। एक तरफ यूरोपियन रशिया है, दूसरे तरफ देर इज गोइंग टू बी एशियन रशिया। मतलब यहां पर सिर्फ 23% का जमीन है, लेकिन यहां पर 23% का जमीन है जहां पे 80% की आबादी रहती है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वोल्गा रिवर, यहाँ पे बेटर क्लाइमेट है, जॉब्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो एशियन रशिया है, यहां पर आपको दिखेगा साइबेरिया, जहां पे लगभग 80% की जमीन होती है। साइबेरिया जिसका एरिया लगभग हम मानते हैं कि भारत से भी 5 गुना बड़ा एरिया साइबेरिया का होता है। वहां पर इंडिया की आधी आबादी नहीं रहती है। यूरोप, रशिया के अंदर एक स्पेशल चीज है दैट इज नोन एज ब्लैक अर्थ सॉइल। और यहां पे जो भी रीजन्स होती है ना, ये दुनिया की सबसे फर्टाइल रीजन्स है। और यहीं पर मेजरली सारे ही रशिया के एग्रीकल्चरल चीजें हैं ना, वो उन चीजों को यहाँ पे बनाया जाता है। मतलब 70% का ग्रेन का प्रोडक्शन है ना, अकेले इस एरिया के अंदर से होता है। आप नदियां ले लीजिए, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी, रशिया के सबसे बड़े बड़े शहर, वो सब इधर ही है। और यहां पे अगर मैं बात करूं मॉस्को, जो कि रशिया का कैपिटल, एवरेज सैलरी वहां पे, ठीक है, रशिया के नेशनल एवरेज सैलरी से है ना, मॉस्को के अंदर डबल होती है एवरेज सैलरी। 2026 की हम बात करें, एक ही देश है, एक ही सरकार है, लेकिन दो अलग अलग दुनिया है। यहाँ की एवरेज सैलरी अलग है, वहां की एवरेज सैलरी अलग है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। वहां पर मेजोरिटी लोग रहते हैं, यहाँ पर कम लोग रहते हैं। वहां पर मेजोरिटी जमीन नहीं है, यहाँ पर मेजोरिटी जमीन है। तो सवाल ये है कि जब एक ही देश है तो ये एरिया खाली क्यों? क्योंकि वहां यहां पर रहना इतना मुश्किल है ना।
कि हम फिजिकली वहां पर रहना चाहें तो भी हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे ठंडा शहर एंड सबसे ठंडा एरिया जो है ना वो ये वाला एरिया होता है। क्योंकि आप खुद देखो, यहां पर जो तापमान है ना वो -60 डिग्री होता है। अब -60 आपको एक नंबर लगता रहेगा, लेकिन मैं आपको महसूस करवाता हूं -60 डिग्री होता कैसे है। अपने घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसके अंदर का जो आप ठंडक देखते हो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन यहां पर इस एरिया के अंदर रेफ्रिजरेटर को घर के अंदर नहीं रखते लोग, रेफ्रिजरेटर को बाहर रखते हैं। क्योंकि अगर घर के अंदर रखेंगे तो वो और ठंडा होगा एंड उसकी वजह से खाना बर्फ बन जाएगा। अगर तुम इस एरिया के अंदर बाहर निकलते हैं ना और आंखें ब्लिंक करते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये तक यहां पर रिकॉर्ड किया है कि जो हमारी आंखों की जो टीयर्स होते हैं ना, वो भी यहां पे ब्लिंक करने से पहले फ्रीज हो जाते हैं। आंसू जो होते हैं ना अपने आंखों में ही बर्फ बन जाते हैं। और गर्मियों की जब हम बात करें, यहां पर गर्मियां है ही नहीं, क्योंकि यहां पे जो गर्मियां भी जो आती है वो छोटे छोटे हिस्से में आती है। ये जो रीजन है, गर्मियां मतलब एक ना के बराबर चीज है यहाँ पे। तो इसीलिए सबसे पहली बात ये होती है कि क्योंकि यहाँ का तापमान इस हिसाब से होता है, यहाँ पे लोग नहीं रहते। अभी आगे बात करेंगे कि इसके अलावा क्यों ये एरिया रशिया के लिए एक सीक्रेट खजाना है। क्योंकि सोवियत यूनियन के जमाने में अगर मैं बात करूं, स्टालिन ने इस टाइम पे फोर्स किया था लोगों को साइबेरिया भेजने के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, लाखों लोगों को जिनको वो भेजना चाहते थे कि भाई तुम लोग है ना एक्सट्रीम कोल्ड में रहो। जो मजदूर लोग रहते थे उनको यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया कि तुम लोग वहीं रहोगे। और इसीलिए आज जब हम साइबेरिया की बात करते हैं ना, रशिया के इस वाले भाग में पूरे के पूरे शहर, ठीक है, यहां पर क्या होते हैं कि इतने ज्यादा पूरे के पूरे शहर में लोग इतने नहीं रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जियोग्राफी है ना वो सूट नहीं करता है लोगों के यहाँ पे रहने का। अब इंसान ने यहाँ पे कोशिश की है रहने के लिए, साइबेरिया को अपना बनाने के लिए, लेकिन साइबेरिया का ज्योग्राफी ऐसा है ना कि वो इंसानों को रिफ्यूज कर देता है। ये जमीन की जब हम बात करें जहां इंसान रहना नहीं चाहते, वो जमीन आज के टाइम में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर को रखती है। और यही है इस जमीन की असली कहानी। साइबेरिया में रशिया का 80% का नेचुरल गैस रिजर्व है। रशिया का 70% का तेल साइबेरिया के अंदर पाया जाता है, ये एरिया के अंदर। रशिया का 40% का जो कोल का हिस्सा है ना वो इसी एरिया में पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड एंड डायमंड माइंस इसी एरिया में एक एरिया है याकुतिया, और उस एरिया के अंदर सुखोई के जो गोल्ड डिपॉजिट है ना वो पाया जाता है। यहां पर लगभग कहा जाता है कि लगभग 600 टन का जो सोना है ना वो यहाँ पे जमीन के नीचे अभी भी दबा हुआ है। और फिर एक और चीज यहाँ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, वो होती है लेक बाइकाल। साइबेरिया के अंदर ही एक पर्टिकुलर लेक है जिसकी गहराई इतनी है कि उस अगर हम 5 आईफिल टावर को मिला देंगे ना तो उसकी गहराई उतनी है। और अगर मैं और ज्यादा बोलूं तो 5 आईफिल टावर को मिला के भी आप उसकी गहराई मापने जाओगे ना लेक बाइकाल की, तो भी वो गहराई माप नहीं पाएंगे, उतनी ज्यादा उसकी गहराई है। कहा जाता है कि दुनिया का 20% का जो फ्रेश वाटर है ना वो इसी लेक के अंदर पाया जाता है। अब नॉर्थ अमेरिका के अगर कंपैरिजन में बात करें तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका में जितने भी ग्रेट लेक्स है ना, वहां पे 5 ग्रेट लेक होते हैं, दैट इज लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड अंटारियो। ये सबको मिला देना तो भी लेक बाइकाल के अंदर पानी इनसे बहुत ज्यादा है। समझना, दैट इज द रीजन कि ये जो एरिया है ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अकेली झील जो पानी का हिस्सा है, जो नॉर्थ अमेरिका के सारे फ्रेश वाटर्स को मिला के भी उससे भी बड़ी होती है। इसके अलावा इस एरिया के अंदर क्या पाया जाता है, इस एरिया के अंदर ऑयल, गैस, गोल्ड, डायमंड्स, फ्रेश वाटर, यूरेनियम, सब इस खाली जमीन के अंदर पाया जाता है अपने को। इतना पावर तो रशिया की जब अपने बात करते हैं वो इतना पावरफुल है
कि कोई उसे रोक नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन रशिया जो है ना, उसके पावर के साथ साथ उसके पास बहुत बड़ी वीकनेस भी है जिसको कोई डिस्कस नहीं करता है। अब रशिया का अगर मैप दोबारा देखोगे तो रशिया के अंदर अगर आप कोस्ट ढूंढने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो नॉर्थ में आप देखोगे आर्टिक ओशन है, लेकिन आर्टिक साल के ज्यादातर महीनों में ये फ्रोजन रहता है। यहां से ट्रेड मुश्किल है, नेवी रेस्ट्रिक्टेड है। ईस्ट में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा, और यहीं पे है व्लादिवोस्टॉक जो कि रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पैसिफिक पोर्ट है। लेकिन जब व्लादिवोस्टॉक की बात करते हैं तो व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी है। मतलब अगर यहां से यहां जाना है तो पूरा साइबेरिया को क्रॉस करके यहां पे जाना पड़ेगा। और साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में आता है क्या, ब्लैक सी, एंड अलग अलग जो पोर्ट्स आते हैं ना, जहां पे रशिया के वार्म वाटर पोर्ट्स कहलाए जाते हैं। लेकिन इस ब्लैक सी की हम बात करें तो ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन तक जो रशियन शिप्स जाते हैं ना, वो यहां पे एक बॉस्फरस स्ट्रेट है, इस बॉस्फरस स्ट्रेट से उन्हें गुजरना पड़ता है। और ये बॉस्फरस स्ट्रेट जो है ना, वो इस्तांबुल के नजदीक में है। एंड टर्की, इस्तांबुल टर्की का पार्ट है, एंड टर्की इज अ नेटो मेंबर। अगर रशिया यहां से अपने शिप्स भेजता है तो उसे टर्की के इधर से जाना पड़ता है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि नेटो की नजर रशिया पे पड़ रही है। मतलब जो रशिया के ये जो वार्म वाटर पोर्ट्स है ना, सेवेस्टोपोल, ये एक नेटो कंट्री के देख रेख में आते हैं। तो इसी वजह से रशिया का इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी अगर वो एक्सट्रैक्ट करके यहां से वहां चीजें भेज रहा है, तो ये दूरी को पार करके वहां तक पहुंचने में भी उसका जो स्ट्रेटेजिक अपोनेंट है ना, वो हमेशा रशिया के ऊपर नजर लगा के बैठा रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट बिगेस्ट एस्पेक्ट। अब जब वो रशिया के ऊपर नजर लगा के बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि रशिया की जो ज्योग्राफी है ना, इसी से पता चलता है कि रशिया की ज्योग्राफी, उसकी ताकत तो है लेकिन उसके साथ साथ उसकी वीकनेस भी है। उस खाली जमीन में एक और काम किया गया रशिया द्वारा वॉर्स के टाइम पीरियड पे, ठीक है, कि ये खाली जमीन ने रशिया को कई दफा वॉर्स में बचाया हुआ है। जैसे जब नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे हमला किया था, लैंड इन्वेजन किया था ऑपरेशन बारबोसा के तहत, 30 लाख जर्मन सोल्जर्स, 2700 एयरक्राफ्ट, 3500 टैंक्स जर्मनी ने भेजा था मॉस्को के ऊपर कि भाई जाओ और मॉस्को को खत्म कर दो, मॉस्को को ले लो। लेकिन सोवियत यूनियन ने उस टाइम पे लड़ने के बजाय पीछे हटना मंजूर किया। उन्होंने अपनी जमीन पे ही अंदर आते गए, अंदर और अंदर जर्मन्स आगे बढ़ते रहे, और जब आगे बढ़ते रहे उस टाइम पे सप्लाई लाइंस हजारों किलोमीटर तक जब वो अंदर आ चुके थे, जर्मन्स के नहीं आ पाए सप्लाई लाइंस, और ये ठंडी साइबेरिया की जर्मन्स जब झेल नहीं पाए तो उनकी आधी से ज्यादा जो आबादी है ना, वो मिट गई। इसीलिए सबसे बड़ा जनरल जो रशिया ने वॉर में उस टाइम पे डिप्लॉय किया था, दैट वाज जनरल विंटर। और वो विंटर जो है ना, कोई इंसान नहीं था, वो विंटर जो था साइबेरिया की जियोग्राफी थी। यही वो एरिया है जहां पे रशिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल सब कुछ रखता है, ताकि, क्योंकि उसे पता है कि कोई देश यहां पे आ नहीं पाएगा इतना ज्यादा, ठीक है। और ये खाली जमीन जो है ना, रशिया के लिए प्रोटेक्शन शील्ड की बात काम करती है। अब इसी खाली जमीन की बात करें, इंडिया, जब भी तुम पेट्रोल पंप के बारे में सोचते हो या जाते हो, तुम्हारी गाड़ी के बारे में सोचते हो, तो वो पेट्रोल आता कहां से? वो पेट्रोल साइबेरिया से ही आता है। -40 डिग्री में जब एक रशियन वर्कर जमीन के नीचे से ऑयल निकालता है, वो इंडियन ओशन के अक्रॉस आता है, इंडियन रिफाइनरी में आके पेट्रोल बनता है, तो वो है इंपॉर्टेंस साइबेरिया का। इंडिया की जो कंपनियां है ना, ऑयल कंपनी, उन्होंने साइबेरिया के अंदर इन्वेस्ट किया है। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ साइबेरिया। तो रशिया की यही खूबी है कि जो रशिया है ना, उसका चाहे आधे से ज्यादा हिस्सा
खाली हो, मतलब 80% जमीन अगर उसका खाली है तो भी उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही जमीन के अंदर उसका इतना नेचुरल रिसोर्सेज गड़ा हुआ है ना, जिसको अगर वो एक्सट्रैक्ट करके इकोनॉमिक लेवल पे करेगा तो उससे ज्यादा पावरफुल देश कोई बनेगा ही नहीं। लेकिन वो पावर के साथ साथ वीकनेस भी आता है, क्योंकि वही जो ज्योग्राफी है ना जो उसको सबसे पावरफुल बनाती है, वही ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि इस ज्योग्राफी को वो कभी कभी खुद भी नहीं झेल पाता है। वो कभी कभी उस ज्योग्राफी का सही यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाता, वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है। बहुत मुश्किल है वो सब चीजों का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सामान को माइग्रेट करना इतना ज्यादा, इतना दूर तक लेके जाना। ये सब चीजें जो रशिया है उसके ताकत के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और यहीं से फिर एक नया सोच उभर के आता है कि क्या रशिया सही मायने में आगे आने वाले समय में इस 80% के हिस्से को उस लेवल तक यूज कर पाएगा जिस लेवल तक वो यूएसए और चाइना के ऊपर उनसे ज्यादा पावरफुल, और इस दुनिया को जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसे एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर परिवर्तित कर सके। दैट इज द बिगर क्वेश्चन, कि क्या रशिया इस एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए रिसोर्सेज को इस लेवल तक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ले सकता है कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। सो विद दैट क्वेश्चन चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के साथ इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।